अगर आप बीएससी फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर केमिस्ट्री का जो हमारा पेपर है फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री, उसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के वीडियोस को खोज रहे हैं तो यह लेक्चर आपके लिए ही है। हेलो प्यारे दोस्तों, मैं हूं आपका भैया ऋषभ सिंह और आप सभी देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल ऋषि यस क्लासेस। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीएससी फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर केमिस्ट्री का जो हमारा पेपर है फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री, उसका जो यूनिट फर्स्ट है जिसमें हम मॉलिक्यूलर पोलरिटी एंड वीक केमिकल फोर्सेस के बारे में पढ़ते हैं, उसका जो एक टॉपिक है पोलराइजेशन ऑफ आयंस एंड फजान्स रूल। यह एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इसी पर बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, तो उसी को ही हम लेकर आ चुके हैं। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि पोलराइजेशन ऑफ आयंस क्या होता है और फजान्स रूल के बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए अपने टॉपिक की शुरुआत करते हैं और पहले समझते हैं कि इससे रिलेटेड कैसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी के एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए अब हम समझते हैं कि पोलराइजेशन ऑफ आयन से कैसे क्वेश्चंस बनते हैं जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। और मैं यह बात फिर से क्लियर कर देना चाहता हूं कि हर एक वीडियो में आपको पहले सब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे और उसका जो अगला लेक्चर रहेगा उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे। ठीक है, तो अपने कॉपी और पेन लेकर बैठ जाइए। जो भी नोट्स रहेंगे वो आप सभी को हम टेलीग्राम ग्रुप में भी प्रोवाइड कर देते हैं, लेकिन अगर आप खुद से अपने नोट्स बनाते हैं तो वो आप सबके लिए सबसे बेस्ट होगा। और इस चैनल पर पहली बार आए होंगे तो जरूर सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को ऑल पर भी सेलेक्ट कर लीजिएगा, जिससे ऐसे ही ढेर सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे, जिससे आपका प्रिपरेशन सबसे बेहतर बन सके। चलिए अब हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि पोलराइजेशन ऑफ आयन से रिलेटेड कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। इससे बेसिकली कई बार देखा गया है कि यही एक प्रकार का क्वेश्चन बना है जिसमें हमारे पास पूछा जा रहा है कि व्हाट डू यू मीन बाय पोलराइजेशन ऑफ आयंस। ठीक है, और इसी को ही थोड़ा सा और मैंने आगे बढ़ा दिया है। इसमें लिखा गया है स्टेट फजान्स रूल्स। ठीक है, देखो फजान्स रूल से रिलेटेड हम अगले वीडियो में बात करने वाले हैं कॉन्सेप्ट को, तो वहां पर हम बताएंगे कि फजान्स रूल से रिलेटेड कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं, क्योंकि यह एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे। तो उसके बारे में हम अगले वीडियो में बात कर लेंगे। खैर, यहाँ पर हम क्या बात करने वाले हैं, पोलराइजेशन ऑफ आयन से रिलेटेड। तो यहाँ पर क्या पूछा जाता है कि पोलराइजेशन ऑफ आयंस क्या होते हैं, आप इससे क्या समझते हैं, यही हमसे पूछा जाता है और यही अधिकांशतः पूछा जाता है, यही क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पर हमें समझना रहेगा कि पोलराइजेशन क्या होता है, कैसे कोई भी आयनिक कंपाउंड होता है वो आयनिक बॉन्ड से जब जुड़ा होता है तो उसमें पोलराइजेशन की घटना या फिनोमिना पाई जाती है। उसमें जो कैटायन होता है उसका पोलराइजिंग पावर क्या होता है, इन सभी चीज़ों पर इस वीडियो में हम बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए अपने इस एक्सप्लेनेशन की शुरुआत करते हैं। और हम समझ चुके हैं कि पोलराइजेशन ऑफ आयन से रिलेटेड कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो चलिए इसके एक्सप्लेनेशन पर बात करते हैं। तो जब अब हम लोग यह समझ चुके हैं कि पोलराइजेशन ऑफ आयन से कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो पोलराइजेशन ऑफ आयंस का कॉन्सेप्ट समझते हैं, क्योंकि कॉन्सेप्ट समझेंगे तो इसका डिफिनीशन बहुत ही आसान हो जाएगा। और यह बात ध्यान में रखिए, यह वीडियो बहुत बड़ा नहीं होने वाला है, तो अपने कॉपी और पेन लेकर बैठे रहिए और लास्ट तक देखने की कोशिश करिएगा। हम यही रिकमेंड करेंगे कि आप अगर हमारे वीडियोज को देखते हैं तो लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि लास्ट में कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट होते हैं जो हमें बताने जरूरी होते हैं और वो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा मायने रखते हैं। चलिए बात करते हैं। देखो, पोलराइजेशन ऑफ आयन सबसे पहले समझो कि पोलराइजेशन ऑफ आयंस उसी कंपाउंड में बन सकता है जो कंपाउंड आयनिक हो। अगर कोई भी कंपाउंड कोवैलेंट हो तो उसमें नहीं बनेगा। कोई भी कंपाउंड अन्य होगा, यानी कि आयनिक कंपाउंड के अलावा कोई भी और कंपाउंड अगर एग्जिस्ट करता है तो उसमें पोलराइजेशन होने की घटना का चांसेस बहुत ही कम होता है। इसीलिए जो पोलराइजेशन होता है वह आयनिक कंपाउंड में होता है। ठीक है, तो हम सपोज कर लेते हैं कि एक आयनिक कंपाउंड है जिसे हम MX लिख देते हैं। अब ये MX मतलब MX प्लेयर मत समझ लेना, ये MX एक कंपाउंड हम मानते हैं। ठीक है, जिसमें हम सपोज कर लेते हैं, चलो ऐसे कर दें, हमारे पास M एक कैटायन है और हमारे पास एक X- है, M+ एक कैटायन है, X- एक एनायन है, ये हम तो जानते हैं।
अगर हम प्लस लिख देते हैं तो कैटायन बन जाता है, माइनस लिख देते हैं तो एनायन बन जाता है। तो यहाँ पर हमारे पास M प्लस है, X माइनस है, तो ये हमारे पास M प्लस और X माइनस कंपाउंड या आयन का फॉर्मेशन कर देगा। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे से आयनिक बॉन्ड की सहायता से जुड़ेंगे, ये हम लोग जानते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात कर लेते हैं, चलो Na और हमारे पास Na प्लस हम ले लेते हैं और Cl माइनस हम ले लेते हैं। तो यहाँ पर जो हमारे पास आयनिक कंपाउंड बनता है वो हम लोग जानते हैं कि Na प्लस बनता है और Cl माइनस बनता है। एक और छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं जिसमें हमारे पास H प्लस है और प्लस Cl माइनस है। ठीक है, तो ये हमारे पास HCl का फॉर्मेशन हो जाएगा, आयनिक कंपाउंड। इतनी बातें तो आप सबको समझ में आ रही होंगी। अब अगर यहाँ पर ध्यान से देखा जाए, ठीक है, क्या देखना है, ध्यान से देखना कि अगर हमारे पास कोई भी इसे मुझे इरेज करना पड़ेगा क्योंकि इसे थोड़ा और उधर लिखा होता तो सही रहता। चलो यहीं पर मैं बताने की कोशिश करता हूँ। देखो यहाँ पर हर बार हम देखेंगे कि जो हमारे पास एनायन होंगे वो कैटायन से हमेशा बड़ा ही होंगे। ठीक है, क्योंकि ये आयनिक कंपाउंड का यह एक क्वालिटी होता है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं अगर कैटायन के ऊपर, तो हमारे पास मान लेते हैं ये कैटायन जो है वो इतना बड़ा है। ठीक है, ये आउटर सेल भी कह सकते हैं और इसका साइज भी कह सकते हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन के सेल को भी हम लेते हैं उसके साइज में। और अगर हम मान लेते हैं कि ये हमारे पास एनायन है, तो एनायन का भी जो न्यूक्लियस होता है वो तो प्लस ही होता है ना, तो इसलिए हम ऐसा लिख सकते हैं प्लस, और ये हमारे पास एनायन है। ठीक है, तो एनायन जो होगा वो कैटायन से हमेशा बड़ा ही होगा। फिर से सुन लो, जो कैटायन होता है एनायन से हमेशा छोटा होता है, जो एनायन होता है वह कैटायन से हमेशा बड़ा होता है। यह बात हमेशा याद रखिएगा क्योंकि तभी हमारे आयनिक कंपाउंड बनते हैं। ठीक, इतनी बातें क्लियर हुई। अब यहाँ पर एक पॉइंट नोट करना कि अगर हमारे पास ये कैटायन है तो इनके जो इलेक्ट्रॉन होंगे या आउटर सेल के जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो अपने पोजीशन पर तो होंगे ही। अब मुझे नहीं पता कि किस नंबर का यह सेल है तो कितने इलेक्ट्रॉन इसमें होंगे, लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, ये एनायन है तो इसके भी आउटर सेल के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, मुझे नहीं पता कि किस नंबर का सेल है तो कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, लेकिन हम मान लेते हैं कि यहाँ पर कुछ इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, इसमें कुछ कम कर देते हैं हम लोग, कुछ कम कर देते हैं इलेक्ट्रॉन, नहीं तो हो सकता है कि समझने में दिक्कत हो जाए। मान लेते हैं इतना ही इलेक्ट्रॉन है और इसमें इतना इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अब देखा जाए तो चूंकि यह जो हमारे पास न्यूक्लियस है, ठीक है, इस एनायन का, और यह कैटायन का जो हमारा न्यूक्लियस है, ध्यान से सुनना, बहुत ही बारीकी से समझने की कोशिश करना। यह जो न्यूक्लियस है वह इस आउटर सेल के इलेक्ट्रॉनों पर फोर्स लगाता है जिससे ये दोनों एक दूसरे से जुड़े होते हैं। सेम यहाँ पर भी यह जो न्यूक्लियस है वह आउटर सेल के इलेक्ट्रॉनों पर फोर्स लगाता है जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से बंधे होते हैं। लेकिन जैसे जैसे साइज बढ़ता जाएगा, ध्यान से सुनना मेरी बात को, जैसे जैसे साइज बढ़ता जाता है इनके बीच का जो फोर्स होता है वह घटता जाता है। यानी कि जो न्यूक्लियस जिस पावर से इन इलेक्ट्रॉनों पर रोका था उस पावर को कम करता चला जाता है जैसे जैसे यह न्यूक्लियस बड़ा, जैसे जैसे यह एटम बड़ा होता जाता है। यानी कि जितने इसके सेल बढ़ते जाएंगे उसके इलेक्ट्रॉनों के बंधे रहने की कैपेसिटी उतनी ही कम होती जाती है। लेकिन जब यह कैटायन इस न्यूक्लियस के या इस एनायन के थोड़ा करीब आता है तो इसका जो न्यूक्लियस होता है वह इसके न्यूक्लियस की अपेक्षा इसके आउटर सेल के इलेक्ट्रॉनों पर ज्यादा पावर लगाने लगता है। मैंने क्या कहा, ध्यान से सुनना। जब कैटायन इस एनायन के थोड़ा पास आता है तो इसका न्यूक्लियस इसके आउटर सेल के ज्यादा करीब आ जाता है कंपैरेटिवली इसके। ठीक है, तो जब यह ज्यादा करीब आ जाएगा इसके न्यूक्लियस के और यह जो इसके एटम के, तो जब यह न्यूक्लियस इस आउटर सेल के इलेक्ट्रॉनों के ज्यादा करीब आएगा तो यह प्लस चार्ज या माइनस चार्ज अट्रैक्शन होने लग जाएगा और यह पावर जो होगा वह इसके पावर की अपेक्षा ज्यादा होने लग जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि इस एनायन का स्ट्रक्चर जो होता है वह डिस्टर्ब होने लगता है। डिस्टर्ब होने का मतलब क्या हुआ कि हमारे पास ये कैटायन, हमारा यह न्यूक्लियस है कैटायन का, और ये हमारे पास एटम, ठीक है, कैटायन हो गया, और ये हम मान लेते हैं कि हमारे पास ये एनायन है। ठीक है,
तो ये जब करीब आएगा तो क्या होगा, ध्यान से सुनना मेरी बात को, कि इसका स्ट्रक्चर जैसे यह प्लस चार्ज या न्यूक्लियस इस आउटर सेल के ज़्यादा करीब है कंपैरेटिवली इसके, तो क्या होता है कि इसका स्ट्रक्चर डिस्टर्ब होने लगता है, यानी कि ये कुछ पावर से इसके आउटर सेल के इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचने लगता है, जिसकी वजह से जो इसका स्ट्रक्चर होगा, जैसे ये हमारे पास कैटायन हो गया और ये जो एनायन का स्ट्रक्चर होगा वो कुछ ऐसे होने लग जाएगा। इससे जुड़ेगा नहीं क्योंकि जोड़ने पर गड़बड़ हो जाएगा, ये जुड़ता नहीं है, बस ऐसे थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है। ठीक है, यानी कि पहले ये सर्कुलर अगर शेप था तो ये हो चुका है अब अंडाकार। ठीक है, तो इस प्रकार ये हमारे पास पोलराइजेशन की घटना हो जाती है, यही पोलराइजेशन है। और जिस पावर से यह एनायन के इलेक्ट्रॉनों को खींचता है यही पोलराइजिंग पावर होता है इस कैटायन का। तो पोलराइजेशन ऑफ आयंस क्या होता है, जब कोई भी दो एटम आयनिक बॉन्ड से जुड़े होते हैं या जब दो आयन एक दूसरे से आयनिक बॉन्ड की सहायता से जुड़े होते हैं तो उसमें एक प्लस चार्ज होता है, एक माइनस चार्ज होता है, यानी कि एक पॉजिटिव चार्ज होता है, एक निगेटिव चार्ज होता है। तो जो पॉजिटिव चार्ज्ड एटम होता है उसे हम कैटायन कहते हैं, जो निगेटिव चार्ज्ड एटम होता है उसे हम एनायन कहते हैं। तो जो कैटायन होता है वह जब एनायन के संपर्क में आता है या समीप आता है तो यह कैटायन उस एनायन के इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचता है, जिसकी वजह से एनायन का जो स्ट्रक्चर होता है वह डिस्टर्ब हो जाता है या बिखर जाता है कह सकते हैं। तो इस प्रकार यह जो घटना होती है इसी को ही हम पोलराइजेशन कहते हैं। और जिस पावर से कैटायन एनायन के आउटर सेल के इलेक्ट्रॉनों को खींचता है उस पावर को हम कहते हैं पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन। ध्यान में रखना, एनायन का पोलराइजिंग पावर नहीं कहते बल्कि कैटायन का पोलराइजिंग पावर कहते हैं। ठीक है, बातें क्लियर हो गई, कॉन्सेप्ट समझ में आया कि पोलराइजेशन ऑफ आयंस क्या होता है। तो चलिए ये हम लोगों ने जो कॉन्सेप्ट समझ लिया तो इसको हम डिफिनीशन के तौर पर देखते हैं और कुछ इसमें स्ट्रक्चर भी बनाने रहेंगे। तो चलिए उस पर भी अब हम बात करते हैं। तो जो चीज़ें हम लोगों ने अभी कॉन्सेप्ट के तौर पर समझ लिया है वही सेम चीज़ें मैंने लैंग्वेज के तौर पर भी लिख दिया है। तो चलिए अब इसके बारे में भी हम बात करते हैं। देखो यहाँ पर हमारे पास जो नोट्स है ये हिंदी में ही है, हिंदी ना कहें हिंदी और इंग्लिश मिक्स है। तो मैं आप सभी को यही रिकमेंड करूँगा कि आप अगर फर्स्ट सेमेस्टर में हैं तो आप लोग हमेशा हिंदी और इंग्लिश मिक्स करिए। अगर आप यूपी बोर्ड से आए हैं तो, अगर आप सीबीएसई या आईसीएसई बोर्ड से हैं तो आपको कोई भी फर्क नहीं पड़ता, आप इंग्लिश में ही करेंगे तो भी आपके लिए सूटेबल है। लेकिन ध्यान में रखो अगर आप ऐसे भी लिखते हैं तो भी नंबर नहीं कटेगा, इंग्लिश में लिखेंगे तो भी नंबर नहीं कटेगा। ठीक है, लेकिन केवल फर्स्ट सेमेस्टर, उसके बाद के जब सेमेस्टर आएंगे तो वहाँ पर आपको इंग्लिश में ही करना है। इसीलिए मैं आदत डालाता हूँ फर्स्ट सेमेस्टर वाले बच्चों को कि हिंदी और इंग्लिश मिक्स करो, जिससे जब हम सेकेंड सेमेस्टर में पहुँचे तो टोटल कंप्लीट हम सेट हो जाए इंग्लिश की तरफ। ठीक है, चलिए बात करते हैं यहाँ पर कि हमारे पास ये बेसिकली जो डिफिनीशन लिखे गए हैं ये हमारे पोलराइजेशन ऑफ आयंस के हैं। और ये जो पोलराइजेशन ऑफ आयंस का डिफिनीशन पूछा जाता है या तो ये शॉर्ट्स में पूछ लिया जाएगा, शॉर्ट क्वेश्चन में, या वेरी शॉर्ट आंसर में। ठीक है, लेकिन अगर यह लॉन्ग में जाता है तो यह फजांस रूल के साथ में आता है और यह खासकर लॉन्ग में ही जाता है, हर बार यही देखा गया है। तो इसलिए ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। चलिए बात करते हैं कि किसी आयनिक बॉन्ड में टू अपोजिट चार्ज्ड आयन एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। ठीक है, क्या मैंने कहा कि दो विपरीत आवेशित आयंस एक दूसरे से आयनिक बॉन्ड में जुड़े रहते हैं। ठीक है, इस बॉन्ड में एनायन के वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन कैटायन द्वारा अपनी ओर अट्रैक्ट कर लिए जाते हैं। क्या मैंने कहा कि जब दो अपोजिट चार्ज्ड आयन एक दूसरे से आयनिक बॉन्ड से जुड़े होते हैं तो जो कैटायन होता है वह एनायन के वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींच लेता है। ठीक है, या अट्रैक्ट कर लेता है, जिसकी वजह से जिससे एनायन की आकृति, जिसे हम शेप कहते हैं, वह डिस्टर्ब हो जाती है या डिस्टर्ब्ड हो जाती है। यही प्रोसेस या यही फिनोमेना या यही प्रक्रिया ही पोलराइजेशन ऑफ आयंस कहलाती है। समझ में आई बात? मैंने तो कॉन्सेप्ट समझा ही दिया तो आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा। अब इसके अगले पॉइंट पर बढ़ते हैं। जब भी
कैटायन एनायन के वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉनों को खींचता है तो इसके पास कुछ पावर होती है जिससे यह खींच पाता है। और यह बात ध्यान में रखना, जितना बड़ा एनायन होगा उतना ही आसानी से कैटायन इलेक्ट्रॉनों को खींच सकता है। ठीक है, तो जो कैटायन होता है वह कुछ पावर लगाकर ही तो खींचेगा, ऐसा तो है नहीं कि बिना पावर के ही खींच लेगा। जितना पावर कैटायन एनायन के आउटर सेल के इलेक्ट्रॉनों को खींचने में लगाएगा वही पावर ही उस कैटायन का ही पोलराइजिंग पावर कहलाती है। ठीक है, तो यहां पर लिखा गया है कि किसी कैटायन का एनायन को पोलराइज करने का गुण या फिर पावर उसकी पोलराइजिंग पावर कहलाती है। ठीक है, बात क्लियर हो गई कि पोलराइजिंग पावर क्या होता है और पोलराइजेशन तो हम लोग समझ ही चुके हैं। तो ये आप लोग नोट डाउन कर लीजिए और इसका पीडीएफ आप सभी को हम टेलीग्राम ग्रुप में भी प्रोवाइड कर देंगे, इसके लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो ये आप लोगों को पहले लिखना है। ठीक है, अगर आप लोग नोट लेकर बैठे हैं तो ज़रूर लिख लीजिए। अब चलिए हम इसके अगले पार्ट पर बढ़ते हैं, यानी कि इसमें हमें कुछ फिगर्स बनाने हैं, तो उस पर भी अब हम बात करते हैं। तो अब इसमें हमें कुछ फिगर भी बनाना है पोलराइजेशन ऑफ आयंस में, तो चलिए हम बात करते हैं। देखो, हम यह सपोज करते हैं, सपोज क्या करना है मैंने आप सभी को ऑलरेडी बताया है कि जो हमारे पास कैटायंस होते हैं वो उनका जो स्ट्रक्चर होता है वह थोड़ा छोटा होता है कंपेरेटिवली एनायन के। ठीक है, किसी से जब हम कंपेयर करेंगे तभी ना कह सकते हैं छोटा है, तो हम कंपेरेटिवली एनायन के कर रहे हैं, यानी कि एनायन से हम कंपेयर कर रहे हैं। तो जो एनायन का स्ट्रक्चर होगा वो इससे तो बड़ा ही होगा। ठीक है, तो ये हमारा उसका न्यूक्लियस हो गया और इसका स्ट्रक्चर चलो मैं इतना बड़ा बना देता हूँ, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। और कोशिश करिएगा कि सर्कुलर शेप ही बने, ठीक है, जिससे हमारा काम और भी आसान हो जाए। और इसके हमारे पास जो हम जानते हैं कि जो इलेक्ट्रॉनों के सेल्स होते हैं या फिर हम कह सकते हैं जो एटम्स के न्यूक्लियस के आजू बाजू जो उपस्थित होते हैं वो होते हैं इलेक्ट्रॉन क्लाउड। ठीक है, ये हम लोग पहले से भी जानते हैं, मुझे तो नहीं लगता ऐसा कोई भी बच्चा होगा जिसे ना पता हो। तो ये मैंने बना दिया कैटायन का इलेक्ट्रॉन क्लाउड। आई होप आप सबको दिख रहा होगा, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। हाँ ठीक है, दिख रहा है। अब चलिए यहाँ पर हम बना लेते हैं कि एनायन का इलेक्ट्रॉन क्लाउड, तो ऐसे ऐसे हम बना देते हैं, थोड़ा सा कहीं भी हो सकते हैं, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड है। ठीक है, यह बात ध्यान में रखिएगा तो जिससे आपको कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा। ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड बनाने का क्या मतलब है अभी मैं बताता हूँ, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो होते हैं ये हमें बताएंगे कि इलेक्ट्रॉन खींच रहे हैं कैसे। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन क्लाउड कहीं भी है, मतलब ऐसे आजू बाजू बिखरे हुए हैं। ये कब का फिगर है? बिफोर पोलराइजेशन। यह भी लिख लो, यहाँ पर लिख दो कि बिफोर पोलराइजेशन, यानी कि अभी जब हमारा पोलराइजेशन का फिनोमिना नहीं हुआ है या घटना नहीं हुआ है तब का यह फिगर है। ठीक है, अब हम क्या करने वाले हैं, यही कैटायन का तो सेम फिगर रहेगा, कुछ भी बदलाव नहीं होगा। तो हम ये बना दिए कैटायन का न्यूक्लियस और ये हमारा बन गया कैटायन का पूरा फिगर। ठीक है, तो इसके जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड हैं वो तो वैसे ही रहेंगे, कुछ भी अंतर नहीं होगा। ठीक है, तो ये मैंने बना दिया इलेक्ट्रॉन क्लाउड इसके। लेकिन चूंकि जब ये कैटायन इस एनायन के वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन पर या वैलेंस सेल को अपनी तरफ खींचेगा तो क्या होगा, इसका जो एनायन का जो स्ट्रक्चर है वो डिस्टर्ब होगा, और वो कुछ ऐसे डिस्टर्ब होगा। ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा मैं अच्छे से बनाने की कोशिश करता हूँ। ये कुछ ऐसे हो जाएगा। ठीक है, और यह कुछ ऐसे, यहाँ पर थोड़ा सा और कर देता हूँ मैं अच्छे से, यहाँ पर कुछ ये ऐसे होगा। ठीक है, और इसके जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड हैं वो अब इस तरफ ज़्यादा मात्रा में हो जाएंगे, यानी कि ऐसे ऐसे खींच जाएंगे। ठीक है, और जो इधर वाले इलेक्ट्रॉन हैं वो तो अपने पुराने पोजीशन पर रहेंगे, कुछ खास इनमें फ़र्क नहीं पड़ता है। जो यहाँ इस तरफ के इलेक्ट्रॉन्स थे वही ज़्यादा खींचते हैं और इसी वजह से स्ट्रक्चर डिस्टर्ब होती है। ठीक है, बात क्लियर हो गई। यानी कि जब ये जो हमारे कैटायन हैं वो जब वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉनों को खींचेंगे तो जो ये पावर लगाएगा वो इलेक्ट्रॉन क्लाउड को ही तो खींचने में पावर लगाता है। तो जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड होंगे वो उस तरफ थोड़े कम हो जाएंगे और इस तरफ थोड़े ज़्यादा हो जाएंगे।
समझ में आई बात। तो ये हमारे पास आफ्टर पोलराइजेशन है, आफ्टर पोलराइजेशन। तो इस प्रकार हम लोगों ने समझ लिया कि पोलराइजेशन क्या होता है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और ये आपको नोट्स हम टेलीग्राम पर भी प्रोवाइड कर देंगे, इसके लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। फिगर एकदम पूरा परफेक्टली दिखाई दे रहा है। आई थिंक अब आप सभी को ये भी समझ में आ चुका होगा कि पोलराइजेशन ऑफ आयंस क्या होता है। तो आई होप आप सबको यह वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, बताइएगा कमेंट करके कि क्या आप सभी को ये क्वेश्चन समझ में आया है या नहीं। और ऐसे ढेर सारे वीडियोस के अगर नोटिफिकेशन पाने होंगे, अपने तैयारी को सबसे बेहतर बनाना होगा, तो जरूर सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को ऑल पर भी सिलेक्ट कर लीजिए। तो हम सब मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक पढ़ते रहिए, संघर्ष करते रहिए और सफल होते रहिए।